दोस्तों नमस्कार, मैं बीवी तिवारी एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल की आर्ट पेड क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों यह कला की पेड क्लास है और इसके अंतर्गत हम लोग अपनी छठी यूनिट के रोकोको शैली को पढ़ रहे थे और रोकोको शैली की विशेषताएं, रोकोको शैली की सभी यूनिटों को हम लोग देखा था। बस सिर्फ रोकोको शैली के कुछ जो प्रमुख कलाकारों थे उन कलाकारों को हम लोग देख रहे थे। दोस्तों यहां से हम लोग जो छठी यूनिट की तीसरी में पढ़ रहे थे, हम लोगों की छठी यूनिट का नाम है 17वीं सदी एवं 18वीं सदी की कला। 17वीं सदी से एवं 18वीं सदी की कला। और दोस्तों इस सदी की यह कौन सी यूनिट है? हम लोगों की छठी यूनिट। और इस छठी यूनिट के हम लोगों ने दो पार्टों को देख लिया है। पहला है बारोक शैली को देख लिया है। कौन सी? बारोक शैली को। यह प्रथि है, बारोक शैली को देखा है। और दूसरी जो यूनिट है, इसकी दूसरी यूनिट शास्त्रीयतावाद को भी हम लोग देख चुके हैं। शास्त्रीयतावाद को हम लोगों ने देखा है। तीसरी यूनिट इसकी जो है, जिसे हम लोग देखना चाहते हैं, वह है तीसरी यूनिट यथार्थवाद। लेकिन यथार्थवाद को हम लोगों ने कहा था कि इसके बाद वाली कला में, यानी कि जब 19वीं सदी की पूर्वार्ध की कला देखेंगे तब उसके साथ हम इस यूनिट को देखेंगे, क्योंकि इसकी दो यूनिटें हैं, दोनों को बांटकर हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग चौथी यूनिट, जो इसकी सब यूनिट है, छठी यूनिट की चौथी सब यूनिट है, जिसका नाम है रोकोको शैली। क्या है? रोकोको शैली। और इस रोकोको शैली को हम लोग पढ़ रहे थे। अब इस रोकोको शैली के अंतर्गत जितनी भी कलाएं हैं उन सभी कलाओं का हम लोग अध्ययन करेंगे, और जितने भी कलाकार हैं उन सभी कलाकारों का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग जितनी भी कलाकार की कला शैलियां हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इस बारोक शैली के जो कलाकार हैं उन कलाकारों में हम लोगों ने बातों को देखा है, बातों को पूरा पढ़ लिया है। किसको पढ़ लिया है? बातों को। अंतमान बातों जो है, बातों को पढ़ लिया है पूरा। और रोकोको शैली की पूरी विशेषताओं को भी देख लिया है। अब हम लोग जो इसके अंतर्गत दूसरा कलाकार है, जैसे बातों हुए, बुसे हुए, विलियम होगार्थ हुए, अन्य ऐसे बहुत से कलाकार हैं जिन्हें हम लोग देखें, इन्हें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब है जो इसकी रोकोको शैली है, इस रोकोको शैली के जो प्रमुख कलाकारों में जो पहला तो बातों है, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं। और दूसरा जो कलाकार जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है विलियम होगार्थ। उसका नाम है विलियम होगार्थ। क्या है? विलियम होगार्थ। और इसी विलियम होगार्थ को हम लोग आज अपनी इस कला के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो कि यह है विलियम होगार्थ, जो कि कला के अंतर्गत रोकोको शैली का प्रमुख कलाकारों में जिसका शुमार किया जाता है वह है प्रमुख रूप से विलियम होगार्थ। दोस्तों 1697 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1764 में इसकी मृत्यु हुई थी। 10 नवंबर, यानी कि इसके 10 नवंबर 1697 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ था? विलियम होगार्थ का जन्म हुआ था 10 नवंबर 1697 ईस्वी में विलियम होगार्थ का जन्म हुआ था। और विलियम होगार्थ दोस्तों इंग्लैंड का बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार था, यानी कि यह इंग्लैंड का बहुत प्रसिद्ध कलाकार था। और 26 अक्टूबर 1764 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी।
मृत्यु हुई थी। किसकी? इस विलियम होगार्थ। और जो इसके जन्म से संबंधित है, यह इंग्लैंड का सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में इसका शुमार किया जाता है। किसका? विलियम होगार्थ का। विलियम होगार्थ का जो सबसे ज्यादा शुमार किया जाता है कि यह यूके अर्थात ब्रिटेन के महान चित्रकारों में इसका शुमार किया जाता है। यानी कि इंग्लैंड के महान चित्रकारों में इसका शुमार किया जाता है, यानी कि प्रसिद्ध था। ब्रिटेन शुमार किया जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यह इंग्लैंड के महान चित्रकारों में इसका शुमार किया जाता है और इंग्लैंड की कला में इसका बहुत प्रसिद्ध योगदान था। 16 अक्टूबर 1764 में इसकी मृत्यु लंदन में भी हुई थी और यह लंदन का ही कलाकार था, यानी कि इस लंदन में ही इसका जन्म भी हुआ था। दोस्तों यह कई विधाओं में माहिर था, जैसे यह व्यंग्यकार भी था। यह क्या था? यह चित्रकार तो था ही, अर्थात यह चित्रकार तो पहले था ही, लेकिन चित्रकार के साथ साथ यह चित्रकार था। दूसरा व्यंग्यकार भी था, प्रिंट मेकर भी था, यानी कि प्रिंट मेकर यानी मुद्रण कला में भी यह पारंगत था। इसमें मुद्रण कला में भी पारंगत था और यह आलोचक भी था। क्या? समालोचक भी था और संपादकीय व्यंग्यकार भी था। संपादकीय व्यंग्यकार, संपादकीय कार्टूनिस्ट भी था। संपादकीय कार्टूनिस्ट था। तो इसकी यह कई विधाओं में महारत हासिल थी, अर्थात यह संपादकीय भी था, कार्टूनिस्ट भी था, व्यंग्य चित्रकार भी था, चित्रकार भी तो था ही और कार्टून भी करता था, समालोचक भी था। कई विधाओं में यह पारंगत था, इसीलिए इसे इंग्लैंड के महान चित्रकारों में इसका शुमार किया जाता था। यानी कि यह यथार्थवादी चित्रण से लेकर कास्मिक चित्रण तक भी करता था। यह यथार्थवादी चित्रण से लेकर यह कास्मिक चित्रण तक करता था, यानी कि यथार्थवादी चित्रण से लेकर कास्मिक चित्रण भी करता था। अर्थात यथार्थवादी चित्रण तो था ही, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि जो यथार्थवादी यह चित्रण, इसके बाद प्राकृतिक यथार्थवादी लिख सकते हैं कि यह प्रकृति यथार्थवादी था, यानी प्रकृति यथार्थवादी चित्रण से लेकर कास्मिक चित्रण तक यह करता था। मतलब इसकी ख्याति कास्मिक चित्रण में तो थी ही, लेकिन यह प्रकृति यथार्थवादी के नाम से भी जाना जाता है। यह ऐसा नहीं था दोस्तों, इसके साथ साथ कहा जाता है कि आधुनिक नैतिक विषयों पर इसने कई चित्रण किया था। और आधुनिक यानी कि कास्मिक चित्रण जो है, इस पर इसकी सीरीज आती थी। कई सीरीज यानी कि श्रृंखला का प्रयोग यह इस कास्मिक चित्रणों पर इसकी श्रृंखला थी। कास्मिक श्रृंखला यानी कि काल्पनिक कविताएं जो होती थी, जो कि कास्मिक कविताएं होती थी या लेखन होते थे, कहानियां होती थी, उन पर यह चित्रण करता था, कास्मिक चित्रण पर। यानी कि हंसमुख चेहरा इसका प्रमुख चित्रों में से था।
तो ऐसे कई ऐसे चित्र थे जो कि कॉस्मिक चित्रण में यह करता था। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सीरीज इसकी है कॉस्मिक चित्रण की, यह इंपॉर्टेंट है। यह ध्यान रखिएगा कि यह इंपॉर्टेंट चित्र है विलियम होगार्थ का। विलियम होगार्थ एक कविता के रूप में भी करता था और यह प्रिंट मेकर तो था ही, मैंने आपको बताया है कि यह प्रिंट मेकर था और प्रिंट मेकर में उत्कीर्णन की विधाओं में यह पारंगत था। और कॉस्मिक, जैसे कि कॉमिक्स की किताबें होती हैं, कॉमिक्स की कहानियां, कॉमिक्स पढ़ी होगी बहुत ही आपने, जो काल्पनिक कथाओं पर आधारित होती है, जिसमें कि एक हीरो होता है और उस हीरो के, जैसे नागराज कॉमिक्स की किताबें हुई, या फिर सुपरमैन हुआ, स्पाइडरमैन हुआ, या ऐसे बहुत सी कहानियां हैं भारत में, जैसे शक्तिमान जैसे सुपरमैन हुए। इन सभी कॉस्मिक कहानियों पर यह ज्यादातर चित्रण करता था, इसलिए यह ज्यादातर इंपॉर्टेंट कलाकारों में से पूछा जाता है कि रोकोको शैली का वह कौन सा प्रमुख कलाकार है जो कॉस्मिक कहानियां कहने में, लिखने में या चित्रों बनाने में ज्यादातर प्रसिद्ध था। तो दोस्तों यह काफी ऐसी करता था जिसके ये इसका जो जन्म था, यह एक मध्यम वर्गीय परिवार था। चित्रण तो जो करता था यह एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा था, परिवार में जन्म हुआ था। यानी कि अगर मध्यम जन्म हुआ और वह भी मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म होने के कारण इसके पास बहुत ज्यादा तो सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन कम भी नहीं थी। यह अपनी मानवता से संबंधित सभी चीजों को पूरा कर लेता था, यानी कि चित्रण से संबंधित सभी विधाओं को यह जानता था और इसमें था, पारंगत था। तो इसके पास जितनी भी चीजें थी यह था। माध्यम देख लेते हैं दोस्तों, इसका माध्यम क्या था। जैसा कि माध्यम के रूप में यह चित्रकार तो था ही, चित्रकार था, तो कैनवास पर तैल में चित्रण तो करता ही था। अब प्रिंट मेकर भी था, क्या था, प्रिंट मेकर भी था, तो यह मुद्रण भी करता था, उत्कीर्णन। और उत्कीर्णन के लिए अगर उत्कीर्णन करता था तो इसका मतलब है कि यह काष्ठ या वुडकट पर उत्कीर्णन की विधाएं करता। और इसी पर यह प्रिंट मेकर भी था, संपादकीय भी था, तो इसका मतलब कि यह कार्टून था, कार्टूनिस्ट भी था। यानी कि पेपर में यह कॉस्मिक चित्रण भी बनाता था, जिससे कि यह संपादकीय के चित्र भी बनाता था। कैसा, कॉस्मिक चित्रण, कार्टून था और कॉस्मिक चित्रण भी करता था। चित्रण यानी कि व्यंग भी था, कार्टून में व्यंगकार भी, कई विधाओं में यह माहिर था, इसीलिए इसे भी पॉलीमैट के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत, पॉलीमैट के अंतर्गत। इसके फिल्में भी बनाता था और बेड लैम्प इसकी प्रमुख फिल्म थी, यानी कि फिल्में भी बनाता था, फिल्म इस पर फिल्म थी और वह फिल्म थी बेल डैम। क्या थी, बेड लैम्प प्रमुख फिल्म का नाम था बेड लैम्प। किसकी फिल्में थी, यह फिल्में थी विलियम होगार्थ की। इंग्लैंड के कलाकारों में इसका बहुत नाम था और यह जो है फिल्में भी बनाता था, मध्यम वर्गीय परिवार से था, सीरीज श्रृंखला भी है और कॉस्मिक श्रृंखलाओं पर यह करता था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कैनवास पर तैल भी माध्यम था, प्रिंट मेकर भी था, कार्टूनिस्ट भी था, कॉस्मिक माध्यम भी इसका प्रमुख माध्यम था और यह फिल्में भी बनाता था, फिल्मकार भी था। और उसमें प्रमुख फिल्म जो है बैड लैम्प, फिल्म का नाम है बैड लैम्प, यह प्रमुख फिल्मों में इसके शुमार किया जाता है। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन आपको मिलते हैं और यह देख लेते हैं कि प्रमुख चित्र इसके कौन कौन से हैं। विलियम होगार्थ के प्रमुख चित्र देख लेते हैं। प्रमुख चित्र
विलियम होगार्थ के प्रमुख चित्रों में बहुत से इसके प्रमुख चित्र हैं, जैसे कि इसकी श्रृंखलाएं भी बहुत चीज हैं, जैसे रेक्स प्रोग्रेस। पहले प्रमुख चित्र सीरीज देख लेते हैं कि सीरीज कैसी, प्रमुख चित्र सीरीज। सीरीज के अंतर्गत मतलब श्रृंखला होती है जिसमें कि कई ऐसे चित्र बनाए जाते हैं जो कि एक ही विषय पर अलग अलग चित्रों को बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। और पहली जो सीरीज है द रेक्स प्रोग्रेस, नाम उसका है द रेक्स प्रोग्रेस। और द रेक्स प्रोग्रेस इसकी प्रमुख प्रसिद्ध चित्रों में से शुमार किया जाता है। द रेक्स प्रोग्रेस। द रेक्स प्रोग्रेस, द रेक्स प्रोग्रेस। और ये इंपॉर्टेंट चित्रों में से है, इसकी सीरीज है और यह है 1735 में यह बनी हुई थी। कब बनी है, 1735 ईस्वी में यह सीरीज बनाई गई, द रेक्स प्रोग्रेस। द रेक्स प्रोग्रेस 1735। मैरिज ए लामोड, मैरिज ए लामोड, मैरिज ए लामोड, लामोड, यह भी सीरीज है और यह है 1743 में यह बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 1743 ईस्वी में यह बनाई गई है। और यह भी कैनवास पर तैल सभी चित्र है, जहां पर पेंट आ जाएगा, पेंट मेकिंग, वहां पर मैं आपको बता दूंगा सभी चीजें। लाविनिया फैंटन, फैंटन, लाविनिया फैंटन, फैंटन, यह भी इसकी सीरीज में के रूप में है। और द पेंटर एंड हिज पग, 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 यह भी इसकी सीरीज है और यह इंपॉर्टेंट चित्रों में से एक है। क्या, द पेंटर एंड हिज पग। और यह है 1745 में यह मनाया है, 1745। कैनवास पर तैल है, कैनवास पर तैल माध्यम है, कैनवास पर तैल है और यह है टेट गैलरी लंदन में संग्रहित है। संग्रहित है, किसमें संग्रहित है, टेट गैलरी लंदन में यह संग्रहित है। कौन सा, टेट गैलरी, यह लंदन में सही। द पेंटर एंड हिज पग, यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अन्य सीरीजों में जो इसका शुमार किया जाता है वह है दक्षिण सागर योजना पर प्रतीकात्मक प्रिंट, दक्षिण सागर योजना पर प्रतीकात्मक प्रिंट, दक्षिण सागर योजना पर प्रतीकात्मक प्रिंट, दक्षिण सागर योजना पर प्रतीकात्मक चिन्ह। ये भी इसके चित्रों में से यह भी है दक्षिण प्रतीकात्मक प्रिंट। 1721 में यह बना। कब है प्रतीकात्मक प्रिंट, 1721 में यह बनाया गया और यह प्रिंट में है। किसमें है, प्रिंट है, प्रिंट मेकिंग है, प्रिंट मेकिंग है, यह है प्रिंटिंग प्रेस है। अगला जो चित्र है इसका, जो इंपॉर्टेंट चित्रों में भी शुमार किया जाता है वह है द हार्लेटिस प्रोग्रेस, हार्लोटिस
प्रोग्रेस, यह भी इंपॉर्टेंट है। हर नोटिस प्रोग्रेस के अंतर्गत दोस्तों एक यह भी सीरीज है और 1731 में इसका 1731 ईस्वी में यह इसका निर्माण किया गया, हर नोटिस प्रोग्रेस का। इसके बाद जो उद्योग और आलस्य, उद्योग और आलस्य यह भी सीरीज है, उद्योग और आलस्य, और यह है 1747 ईस्वी में दोस्तों यह बनाया गया है। यह भी प्रिंट है, यह भी क्या है, प्रिंट है। और इसी के साथ दोस्तों ये तो हम लोगों ने सीरीज देखा, यह सभी सीरीज थी, क्या थी, सीरीज। अब हम लोग इसके रचनाओं को देखते हैं कि प्रमुख चित्र कौन कौन से थे। प्रमुख चित्र, विलियम होगार्थ के प्रमुख चित्रों में जो पहला सबसे प्रमुख चित्र है वह बौनी लड़की है। क्या नाम है, बौनी लड़की का चित्र ये सबसे प्रमुख चित्रों में इसके शुमार किया गया है, जो कि प्रसिद्ध है। यह द श्रिम्प गर्ल, क्या नाम इसका है, द श्रिम्प गर्ल, और यह भी कैनवास पर तैल है, कैनवास पर तैल माध्यम में यह बनाई गई है। बौनी लड़की दोस्तों, बौनी लड़की का चित्र जो है यह है खासकर जो है इंपॉर्टेंट है, और यहां से ज्यादातर इंपॉर्टेंट यह चित्र है जिसमें कि बौनी लड़की, द श्रिम्प गर्ल। अगला जो चित्र है एक वह भी आता है झींगा लड़की, बौनी लड़की, झींगा लड़की। कैसी लड़की, झींगा लड़की का चित्र। जैसे एक बौनी लड़की है उसी तरह से इन्होंने चित्र बनाया है एक झींगा लड़की, जो कि 1740 से यह 45 के बीच में यह चित्र बना हुआ है, और यह कैनवास पर तैल है, कैनवास पर तैल है, तैल माध्यम में यह बना है, कैनवास पर तैल माध्यम में यह झींगा लड़की का चित्र बना हुआ है। इसी तरह से क्रूरता का 4 चरण, क्रूरता का 4 चरण, क्रूरता का 4 चरण, यह इंपॉर्टेंट चित्र है। 1751 ईस्वी में बना हुआ। कब बना हुआ है, 1751 ईस्वी में यह बनाया गया चित्र है। किसके द्वारा बनाया गया है, विलियम होगार्थ के द्वारा बनाया गया है। कैलिस का गेट, कैलिस का गेट यह भी एक इंपॉर्टेंट चित्र है जो प्रमुख चित्रों में है। वह क्या है, कैलिस का गेट, कैलिस का गेट, कैलिस का गेट का गेट। और यह चित्र इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यह है टेट ब्रिटेन लंदन में संग्रहित है, 1748 में बना हुआ है, 1748 ईस्वी में यह बना हुआ है, और यह है कैनवास पर तैल है, कैनवास पर तैल माध्यम में बना है, और यह है टैड लंदन में संग्रहित है, लंदन में टैड गैलरी में संग्रहित है, टैड गैलरी लंदन में यह संग्रहित है। कैलिस का गेट यह ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट चित्रों में से एक है। और उसी तरह से यह भी बौनी लड़की भी इंपॉर्टेंट चित्रों में से एक है। तो यह बौनी लड़की, झींगा लड़की, क्रूरता का 4 चरण, कैलिस का गेट आदि ये सभी चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह अगला जो है इसके सीरीज में आता है, सीरीज में ही है चुनावी झगड़े। कौन सा, यहां सीरीज में एक चुनावी झगड़े, यह इंपॉर्टेंट सीरीज है। कौन सी, चुनावी झगड़े। चुनावी
झगड़े। चुनाव में अक्सर झगड़े होते रहते हैं और उन्हीं चुनावी झगड़ों के रूप में इन्होंने चित्रण किया है चुनावी झगड़े। यह भी एक सीरीज है। क्या है? सीरीज, चुनावी झगड़े। और यह इंपॉर्टेंट सीरीजों में से एक शुमार किया जाता है। कौन सा चित्र? चुनावी झगड़े। अगला जो चित्र है इसमें चुनावी झगड़े, यह भी इंपॉर्टेंट चित्र है। इसका इंपॉर्टेंट चित्रों की एक सीरीज है, इसे जानते रहिएगा। दोस्तों, जो चित्र मैंने आपको बताया है, जिन चित्रों को, इन सभी चित्र जो है विलियम होगार्थ के यह प्रमुख चित्रों में से शुमार किए जाते हैं। अगला जो है वह है जैसे मुर्गे की लड़ाई। अगले कुछ अन्य प्रमुख चित्र हैं, जैसे मान लीजिए मुर्गे की लड़ाई। दोस्तों, मुर्गे की लड़ाई नामक चित्र जो है एक और व्यक्ति ने बनाया है, भारतीय कलाकारों में के हैब्बार ने भी बनाया है। मुर्गे की लड़ाई भी इसका प्रमुख चित्र है। भारत में यह चित्र के हैब्बार ने बनाया है। के हैब्बार, यह चित्र भारत में, यह चित्र के हैब्बार ने बनाया है, कांटिगेरी हैब्बार। और यह मुर्गे की लड़ाई, पाश्चात्य में मुर्गे की लड़ाई का चित्र जिसने बनाया है उसका नाम है विलियम होगार्थ। और भी है जैसे बस्ती की बात, मेले और तमाशे। बस्ती की बात, बस्ती की बात, मेले, तमाशे आदि बहुत से चित्र विलियम होगार्थ के हैं। तो दोस्तों, यह भूदृश्य चित्रकार तो था ही, साथ साथ यह पाश्चात्य के ब्रिटेन के कलाकारों में, इसका महान कलाकारों में शुमार किया जाता है। और द सम्प गर्ल इसके प्रमुख चित्रों में यह शुमार किया जाता है। तो दोस्तों, यहां से हम लोगों ने देखा अगला जो प्रमुख कलाकार है जिसको बात कर लेते हैं, उसका नाम है आंतवान फ्रांसवा बूसे। यानी कि जो तीसरा प्रमुख कलाकार है उसका नाम है फ्रांसवा बूसे। क्या नाम है? फ्रांसवा बूसे। दोस्तों, फ्रांसवा बूसे, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि फ्रांसवा बूसे का जन्म 1703 ईस्वी में होता है और मृत्यु इसकी 1770 ईस्वी में होती है। 1703 ईस्वी में जन्म होता है और 1733 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। किसकी? फ्रांसवा बूसे की। और फ्रांसवा बूसे यह फ्रांस का कलाकार तो था ही, लेकिन यह बातों का शिष्य था। यानी कि यह फ्रांसीसी कलाकार था। फ्रांसीसी कलाकार था। और इसके गुरु का नाम आंतवान बातो, जिसको अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। अंतवान बातो फ्रांसवा के गुरु का अंतवान बातो थे। गुरु का नाम अंतवान बातो था। क्या था? अंतवान बातो, जिसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। यह भी फ्रांसवा बूसे इंपॉर्टेंट कलाकारों में से शुमार है। यह फ्रांसीसी कलाकार था और इसके गुरु का नाम अंतवान बातो था। यह दोनों कलाकार, बूसे और बातो, दोनों ही जो है यह कलाकार यथार्थवादी चित्रण तो था ही, लेकिन यथार्थवाद के साथ साथ यह दोनों रोकोको शैली के भी कलाकार थे। यानी कि प्रारंभ जो इन्होंने प्रारंभ यथार्थवादी प्रकृति चित्रण प्रारंभ यथार्थवादी प्रकृति चित्रण में किया था। लेकिन बाद में
बाद में रोकोको शैली के शैली में प्रसिद्ध हुए। प्रारंभ तो इन्होंने जो किया था वह यथार्थवादी प्रकृतिवादी चित्रण करते थे, लेकिन बाद में यह सबसे ज्यादा इन्होंने प्रसिद्धि रोकोको शैली में इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की, और खासकर यह विशिष्ट रोकोको सज्जाकार के रूप में जाने जाते थे। यानी कि विशिष्ट रोकोको सज्जाकार के रूप में प्रसिद्ध थे। किसके में प्रसिद्ध थे? जॉन बक यानी कि फ्रांसवा बुसे विशिष्ट रोकोको शैली में रोकोको सज्जाकार के रूप में यह ज्यादातर प्रसिद्ध हुआ था। यानी कि वास्तुकारी भी इसके अंदर समाहित हुई थी और यह वास्तुकार भी था। 18वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि के रूप में इसे जाना जाता था। यानी कि 18वीं सदी के प्रतिनिधि कलाकार के रूप में प्रसिद्ध था। कौन सा प्रसिद्ध था? फ्रांसवा बुसे 18वीं सदी के प्रसिद्ध कलाकारों में इसका शुमार किया जाता था। इसने जो चित्रण किया था इसके विषय क्या थे? विषय, अब हम लोग इसके चित्र विषय देखते हैं कि इसके विषय क्या थे। तो दरबारी शान शौकत, दरबारी शान शौकत और संपन्न लोगों के जीवन का चित्रण करना ही इसके दरबारी शान शौकत संपन्न यानी कि जो स्टेटस लेवल के व्यक्ति थे, संपन्न लोगों का चित्रण यानी कि पोर्ट्रेट बनाना। जो इंपॉर्टेंट या प्रसिद्ध लोग थे, संपन्न लोग थे, उनका लोगों का चित्रण यानी कि सभी है या पोर्ट्रेट बनाने में सिद्धहस्त था। पोर्ट्रेट बनाने में सिद्धहस्त था। कैसे विषय पर चित्रण करता था? दरबारी शान शौकत हो, जो बड़े व्यापी लोग थे, उन व्यापी लोगों के चित्रण यानी कि संपन्न लोगों का चित्रण पोर्ट्रेट बनाने में भी यह करता था। नाम क्या था? फ्रांसवा बुसे। प्रमुख चित्र देख लेते, इसके माध्यम देख लेते हैं दोस्तों कि इसका प्रमुख माध्यम क्या था। फ्रांसवा बुसे का प्रमुख माध्यम क्या था? माध्यम के रूप में जैसा कि हम लोग देखते हैं, इसका प्रमुख माध्यम भी कैनवास पर तैल माध्यम, कैनवास पर तैल प्रमुख माध्यम था। वास्तुकार था। साज सज्जा करता था। साज सज्जा में निपुण था। साज सज्जा में यह निपुण था। कहीं ना कहीं अगर साज सज्जा में निपुण था तो यह और भूदृश्य चित्रण करता था। यानी कि भूदृश्य कलाकार था। यानी कि जो भूदृश्य में थे वह भी भूदृश्य कलाकार तो था ही, ग्रामीण दृश्य का चित्रण करता, ग्रामीण दृश्य में चित्रण करता।
भूदृश्य तो था ही, भूदृश्य कलाकार था, लेकिन भूदृश्य में जो भूदृश्य चित्रण करता था वह ग्रामीण दृश्यों का चित्र ज्यादातर यह करता था। प्रसिद्ध चित्र इसके कौन कौन से हैं यह देख लेते हैं। प्रमुख चित्र, फ्रांसवा बुसे का प्रमुख चित्र जो कौन कौन सा है यह देख लेते हैं। डायना का स्नान, पहला जो प्रमुख चित्र है वह है डायना का स्नान। डायना का स्नान, यह भी कैनवास पर तैल माध्यम में है। लीडा और हंस, लीडा और हंस, दोस्तों यह है प्रसिद्ध चित्रों में से है। इसके लीडा और हंस एक और व्यक्ति बनाया है, कलाकार ने, लियोनार्डो द विंची ने भी लीडा और हंस बनाया है। भारतीय दृश्य में लीडा और हंस राजा रवि वर्मा ने भी बनाया है दोस्तों, इस तरह से। और यह है लीडा और हंस कैनवास पर तैल है, कैनवास पर तैल। और यह है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम लंदन में संग्रहित है। वेल्स की राजधानी है स्टॉकहोम और वहीं पर यह संग्रहित है। अगला जो इसका प्रमुख चित्र है वह नाश्ता है, लंच, नाश्ता, द लंच, क्या है, द लंच। और यह भी इंपॉर्टेंट है, यह लूव्र संग्रहालय में है। कहां पर है, लूव्र संग्रहालय में, लूव्र संग्रहालय में। मैंने आपसे बताया था दोस्तों कि यह लूव्र संग्रहालय फ्रांस में है, फ्रांस में है। और फ्रांस के महल को ही 1793 ईस्वी में लूव्र संग्रहालय में इसे बदल दिया गया। किसमें बदल दिया गया था, लूव्र संग्रहालय में इसे बदल दिया गया था। और यह है दोस्तों इस तरह से एक आया था। मैंने आपसे यहां पर बताया कि प्रमुख चित्रों में, जैसे फ्रांसवा बुसे का मैंने बताया, उसी तरह से मैंने आपको बताया था कि एक चुनावी झगड़े का यह काफी चित्रण जो है प्रमुख चित्रों में, बस्ती की बात, सज्जा के रूप में फ्रांसवा बुसे, मेले, बस्ती की बात, कैलिस का गेट, कैला का गेट, गेट, क्रूरता के 4 चरण, झींगा मछली और बौनी लकड़ी। चुनावी झगड़े, तो इसमें दोस्तों चुनावी झगड़े की सीरीज है और इसमें एक इंपॉर्टेंट चित्र बना हुआ था। मैंने आपको यह था गैगेरियन कैलेंडर, गैगेरियन कैलेंडर, कैलेंडर, गैगेरियन कैलेंडर। यह प्रसिद्ध चित्रों में से एक है, किसका, जो कि विलियम होगार्थ का, जो कि गैगेरियन कैलेंडर एक प्रसिद्ध चित्र है। एक बार पूछा गया था, और गैगेरियन कैलेंडर जो कि हमें हमारे 11 दिन दे, 1755 में यह बना था, यह गैगेरियन कैलेंडर के रूप में। तो इस तरह से यह प्रमुख चित्रों में से था। हम लोगों ने देखा था कि बस्ती की लड़ाई, मुर्गे आदि कई चित्रों में हम लोगों ने इसको देखा था। कैनवास पर तैल देखा, यह प्रमुख चित्र। नाश्ता भी देखा जो कि लूव्र संग्रहालय में संग्रहित है। नाश्ता भी इसका प्रसिद्ध चित्र है, द लूव्र। देहात की मनोहारिता भी इसका प्रमुख चित्र है। क्या है, देहात, देहात की मनोहारिता, देहात की मनोहारिता।
ग्रामीण भूदृश्य मैंने आपसे बताया कि ग्रामीण भूदृश्य पर यह चित्रण करता था और यह भी लूव्र संग्रहालय में ही लूव्र संग्रहालय में संग्रहित है। लूव्र संग्रहालय में देहात की मनोहारिता, पवन चक्की, पवन चक्की यह भी प्रसिद्ध चित्र है बुसे का। और यह जो है पवन चक्की, यह भी लूव्र प्रकृति चित्रण है, प्रकृति चित्रण है और यह भी लूव्र में संग्रहित है। पवन चक्की। इसी के संदर्भ में एक और इसका जो ऐसे चित्र हैं, मैडम बुसे, मैडम बुसे, मदाम बुसे भी कहा जाता है। और यह मैंने आपसे बताया कि यह व्यक्ति चित्रण भी करता था और जितने भी यह दाबिल बेल पेरिस, यानी कि यह व्यक्ति चित्र है, कैसा है, पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट है। और दाबिल बेल संग्रहालय में यह संग्रहित है, संग्रहालय में यह संग्रहित। तो इस तरह से फ्रांसवा बुसे के जितने भी चित्र थे उन चित्रों को हम लोग देखा, चाहे वह पवन चक्की रही हो, चाहे मैडम बुसे हो, चाहे आपका देहात मनोहारिता रहा हो, चाहे नाश्ता हो, लीडा और हंस हो, डायना का स्नान है, आदि सभी चित्रों को हम लोगों ने देखा, जो कि ज्यादातर इंपॉर्टेंट चित्रों में से है। तो दोस्तों इस तरह से कहीं ना कहीं हम लोगों ने जिन चित्रों को देखा ये सभी प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट थे। अब हम लोग देखेंगे सर जोशुआ रेनाल्ड, जिनके चित्रों को देखेंगे, सर जोशुआ रेनाल्ड। जो अगला कलाकार है वह है सर जोशुआ रेनाल्ड, सर जोशुआ रेनाल्ड। यह भी इंग्लैंड के ब्रिटेन के महान चित्रकारों में इसका भी शुमार किया जाता है, ब्रिटेन के महान चित्रकारों में शुमार किया जाता है। और 1723 से 1792 में इसकी 1723 से 1792 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, जन्म और मृत्यु। और जन्म यह है ब्रिटेन का, यह भी ब्रिटेन का महान कलाकार था, महान कलाकार था। सर जोशुआ रेनाल्ड भी ब्रिटेन का महान कलाकारों में भी शुमार किया जाता था। यह पहला अध्यक्ष था कि जो नेशनल रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट का संस्थापक था। यह रॉयल एकेडमी, रॉयल एकेडमी, अकादमी का संस्थापक, रॉयल एकेडमी का यह संस्थापक सदस्य भी था। रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट, रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट, रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट का यह संस्थापक सदस्य था। कैसा सदस्य था? संस्थापक सदस्य था और पहला अध्यक्ष था, आर्ट का संस्थापक और इस रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट का प्रथम अध्यक्ष था, प्रथम अध्यक्ष भी था, प्रथम अध्यक्ष था। अर्थात इस रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट का यह प्रथम अध्यक्ष भी था। कौन? सर जोशुआ रेनाल्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और यह ब्रिटेन का महान कलाकार था, रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट का संस्थापक था और प्रथम अध्यक्ष भी इसका प्रथम अध्यक्ष था। किसका? रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट का यह प्रथम अध्यक्ष भी था। कौन? नाम क्या था? सर जोशुआ रेनाल्ड। यह पेंटिंग में ग्रैंड स्टाइल का जनक के रूप में जाना जाता है। किस के रूप में?
दोस्तों यह पेंटिंग के ग्रैंड स्टाइल, पेंटिंग में अर्थात चित्रों में, अर्थात चित्रों में या चित्रण में ग्रैंड स्टाइल। दोस्तों आप कहेंगे कि सर यह ग्रैंड स्टाइल क्या है? भाई ठीक है, ग्रैंड स्टाइल को पेंटिंग में अर्थात चित्रण में ग्रैंड स्टाइल तकनीक को बढ़ावा दिया। अब यह ग्रैंड स्टाइल तकनीक क्या थी? जैसा कि ग्रैंड मतलब विशाल होता है, महान होता है, और स्टाइल मतलब तकनीक, यानी कि किसी पैनल चित्रों में यानी एक ही चित्र को बांटकर, खंडों में बांटकर बड़ी चित्रों की कल्पना कर लेना या चित्रण कर लेना, उसे ग्रैंड स्टाइल तकनीक कहते हैं। यानी कि चित्र का विषय एक ही हो। जैसे मान लीजिए कि कोई एक चित्र बनाया जाए, उसके जन्म भी दिखाया जाए, उसके उत्सव भी दिखाए जाएं, और उसमें खुशियां मनाते हुए अलग से जो है दिखाया जाए, और दान देते हुए अलग से दिखाया जाए, गाना बजाना होते हुए अलग से दिखाया जाए। यानी कि जन्म तो एक ही है, जन्म का दृश्य है बालक के, लेकिन उसकी अलग अलग तस्वीरों को दिखाकर एक बड़े स्टाइल में दिखाया जाए, उसी को ग्रैंड स्टाइल तकनीक कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से यह सर जोशुआ रेनाल्ड एक महान कलाकारों में, ब्रिटेन के महान कलाकारों में शुमार किया जाता है, और ग्रैंड स्टाइल तकनीक के महान कलाकारों में इसका शुमार किया जाता है। दोस्तों इसका माध्यम देख लेते हैं कि जो किस माध्यम में यह तकनीकों में चित्रण करता था, यह माध्यम देखते हैं। माध्यम, तो माध्यम जैसा कि कैनवास पर तैल माध्यम प्रसिद्ध था। कैनवास पर तैल माध्यम इसका प्रमुख माध्यम था, और कैनवास पर तैल माध्यम तो था ही, क्योंकि दोस्तों यह संपादक यानी कि पुस्तकों की संपादकीय में भी व्यस्त था और पुस्तकों की रचनाएं भी करता था। इसलिए एक कलाकार के साथ साथ यह लेखक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, सर जोशुआ रेनाल्ड। लेकिन प्रसिद्धि किसमें थी? चित्रकारी में। यह जानते रहिए कि प्रसिद्ध रूप से चित्रकारी थी और गौण रूप में लेखन था। ठीक, तो यह माध्यम इसका कैनवास पर तैल माध्यम इसका प्रसिद्ध माध्यम था, एक ही माध्यम इसका प्रसिद्ध था। अगला इसके जो है प्रमुख चित्र देख लेते हैं कि प्रमुख चित्रों में कौन कौन से शुमार किए जाते हैं। प्रमुख चित्र, अब इन प्रमुख चित्रों में कौन कौन से हैं? जैसे अबोध आयु, कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? अबोध आयु। अबोध आयु का मतलब होता है दोस्तों कि मासूमियत की आयु, मासूमियत की आयु, मासूमियत की आयु भी कह सकते हैं। अबोध आयु इसका प्रमुख चित्र था। अवसादपूर्ण संगीत के रूप में श्रीमती सिद्धन, दूसरा प्रमुख चित्र क्या है? अवसादपूर्ण संगीत, अवसादपूर्ण संगीत, अवसादपूर्ण संगीत के रूप में, पूर्ण संगीत के रूप में श्रीमती सिद्धन यह प्रमुख चित्रों में शुमार किया जाता है। किसके प्रमुख चित्रों में? सर जोशुआ रेनाल्ड, जो कि इंग्लैंड के प्रमुख कलाकारों में इनका शुमार किया जाता है। यह प्रमुख चित्रों में शुमार किया जाता है, और यह है किसमें? कैनवास पर
तैल, ऑयल एट कैनवास, कैनवास पर तैल माध्यम, कैनवास पर तैल माध्यम है। जो अगला प्रमुख चित्र है, इनका अगला जो प्रमुख चित्र है वह है इंपॉर्टेंट है सत्य की विजय। कौन सा? सत्य की विजय, यह प्रसिद्ध चित्र है। कौमारी की पूजा करती हुई 3 युवतियां, अगला जो प्रसिद्ध चित्र है कौमार की पूजा करती 3 युवतियां, 3 युवतियां, कौमार की पूजा करती हुई 3 युवतियां इसके प्रमुख चित्र हैं। अगला जो प्रमुख चित्र है जिसमें कि इसके प्रमुख चित्रों में शुमार किया जाता है वह कामदेव शुक्र के क्षेत्र को खोलना। कामदेव शुक्र के क्षेत्र को खोलना आदि प्रमुख चित्रों के रूप में सर जोशुआ रेनाल्ड को जाना जाता है। अगला दोस्तों एक जो कलाकार है प्रसिद्ध कलाकारों में जिसका शुमार किया जाता है वह है जॉन बैप्टिस्ट सिमोन सारदी का नाम है। किसका नाम है? जॉन बैप्टिस्ट सिमोन सारदी के रूप में जाना जाता है, जो कि जॉन बैप्टिस्ट सिमोन सारदी कामदेव शुक्र के क्षेत्र में भूलना। अगला जो प्रमुख कलाकार है जिसे हम लोग देखेंगे वह है, प्रमुख कलाकार का नाम है जॉन बैप्टिस्ट सिमोन सारदी। जॉन बैप्टिस्ट सिमोन सारदी। जॉन बैप्टिस्ट सिमोन सारदी। दोस्तों यह सारदी बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार या कलाकारों में इसका शुमार किया जाता है और यह है इंपॉर्टेंट कलाकारों में। इसके जो एक चित्र है सुखी मां का चित्र जो है वह बहुत प्रसिद्ध है, या सुखी परिवार भी कह सकते हैं, वह बहुत प्रसिद्ध है। 1704 में इसका जन्म हुआ था। 1704 में जन्म हुआ था, 1788 में इसकी मृत्यु हुई थी और यह है पेरिस का प्रमुख कलाकार था। पेरिस का प्रमुख कलाकार था। पेरिस का प्रमुख कलाकार था। किसका जो है? पेरिस का प्रमुख कलाकार था, यानी कि इसका जन्म भी पेरिस में हुआ था और यह है पेरिस के एक मिस्त्री के घर में इसका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? एक कारपेंटर के, पेरिस के एक मिस्त्री के घर में इसका जन्म हुआ था। पेरिस के एक मिस्त्री के घर में इसका जन्म हुआ था। कहां जन्म हुआ था? एक पेरिस के एक मिस्त्री के घर में जन्म हुआ था। राजगीर के घर में इसका जन्म हुआ था। इसने प्रमुख रूप से इसका माध्यम जो था, प्रमुख माध्यम के रूप में इसने मध्यम जीवन को, मध्यम परिवार के जीवन को विषय के रूप में चुना था। किसके रूप में चुना था? विषय।
के रूप में चुना, रूप में चुना। मध्यम परिवार के जीवन को विषय के रूप में इसने चुना। कारण क्या था दोस्तों कि यह एक मिस्री मध्यम परिवार में जन्म हुआ था और मध्यम वर्ग के जीवन को विषय के रूप में भी इसने चुना, यानी मध्यम परिवार या मध्यम वर्ग भी कह सकते हैं, मध्यम वर्ग के जीवन के विषय को इसने चुना। दोस्तों जन जीवन के लघु चित्र बनाने में यह ज्यादा निपुण था, यानी कि जन जीवन से संबंधित जन जीवन को लघु चित्र में बनाने में लघु चित्र, जन जीवन को लघु चित्र के रूप में चित्रण किया। अर्थात कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो उसने जीवन जो चित्र बनाया वह लघु चित्रण शैली में उसने बनाया था, यानी कि लघु चित्रण को क्या कहते हैं, मिनिएचर। क्या कहते हैं लघु चित्रण को, यह भी जानते रहिए कि लघु चित्रण को मिनिएचर का नाम दिया जाता है, मिनिएचर का नाम दिया जाता है। लघु चित्रण को मिनिएचर का कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनिएचर। दोस्तों इसके जो माध्यम के रूप में इसने चुना और जन जीवन को लघु चित्र के रूप में चुना जिसे मिनिएचर कहते हैं, और बाद में इसी के पे इन चित्रों को कैनवास पर तैल माध्यम, कैनवास पर तैल माध्यम इसका प्रमुख माध्यम के रूप में था, यानी कि घर के यह प्रमुख चित्रों को चुनता था और मध्यम जीवन के प्रमुख चित्रण करता था, जिसके कारण इसे प्रमुख रूप से मध्यम जीवन के इंटरनल यानी कि घर के अंदर की वस्तुओं को यह अपना माध्यम बनाया था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब यह मध्यम वर्ग को अपना आधार बनाया तो उसी रूप में भी यह चित्रण भी किया और उन्हीं चित्रण को यह आधार बनाते हुए यह आगे भी बढ़ा। तो दोस्तों यह इसका माध्यम था। प्रमुख चित्र देख लेते हैं, प्रमुख चित्र देख लेते हैं। किसके प्रमुख चित्र, सारदी के प्रमुख चित्र देख लेते हैं। ताश के महल को एक टक देखता बालक, ताश के महल को एक टक देखता बालक, चाइल्ड सीन इन कार्ड तो दोस्तों इसने जो है देखा, इसी का एक चित्र है सुखी मां। कौन सा, सुखी मां, सारदी का ही यह चित्र है। सारदी के इसी चित्र को प्रसन्न परिवार के नाम से भी जाना जाता है। प्रसन्न परिवार, हैप्पी फैमिली परिवार, या इंग्लिश में इसी को हैप्पी फैमिली कहते हैं। हैप्पी फैमिली के रूप में भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं, हैप्पी फैमिली या सुखी मां इसी का नाम है। बाद में इसी नाम से चित्र जो है
फ्रैंगोनार ने भी बनाया था। और यह भी कहा जाता है कि फ्रैंगोनार ने भी यह चित्र ऐसी तरह से एक चित्र बनाया था जो कि सुखी मां के नाम से भी जाना जाता है। खान पान प्रबंधन, अगला जो प्रमुख चित्र है वह है खान पान प्रबंधन। खान पान प्रबंधन, और यह लूव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। कहां पर है? लूव्र संग्रहालय में यह सुरक्षित है, खान पान प्रबंधन। ताश का खिलाड़ी, बाजार से वापसी, बाजार से वापसी। ताश का खिलाड़ी, ताश का खिलाड़ी, ताश का खिलाड़ी बाजार से वापसी। रसोई घर की नौकरानी, रसोई घर की नौकरानी, रसोई घर की नौकरानी, रसोई घर की नौकरानी। लट्टू के साथ बच्चा, लट्टू के साथ बच्चा, लट्टू के साथ बच्चा। ये सभी चित्र हैं खरगोश, चिलम व गिलास, खरगोश, चिलम व गिलास, चिलम व गिलास। ये सभी प्रमुख चित्रों में से है। चिलम व गिलास यह है लूव्र संग्रहालय में, यह भी है लूव्र संग्रहालय में, यह भी संग्रहित है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने जिन चित्रों को देखा, यहां से प्रसिद्ध चित्र जो है सुखी मां, ताश के खिलाड़ी, घर से वापसी, रसोई घर की नौकरानी, लट्टू के साथ बच्चा, खरगोश, चिलम व गिलास आदि चित्र जो है वह सिमोन सारदी के चित्र हैं। अब दोस्तों एक और कलाकार बच जाते हैं जिसका नाम है फ्रैंगोनार। क्या नाम है? जॉन ओनेरे फ्रैंगोनार। जॉन ओनेरे, ओनेरे फ्रैंगोनार, फ्रैंगोनार। दोस्तों फ्रैंगोनार भी एक प्रमुख कलाकार था। यह भी फ्रांस में इसका जन्म हुआ था। 1732 में इसका जन्म हुआ था और 1806 में इसकी मृत्यु हुई थी। 1732 में जन्म हुआ था और 1806 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। और यह है फ्रांस का प्रमुख कलाकार था। कहां का? फ्रांस का, फ्रांस का प्रमुख रोकोको कलाकार था, प्रमुख रोकोको कलाकार था। कहां का? फ्रांस का प्रमुख रोकोको कलाकार था। कौन? फ्रैंगोनार। रोकोको शैली का कलाकार तो था ही, और यह है प्रसन्न सुखवादी प्रवृत्ति का चित्र बनाता था। प्रसन्नता, प्रसन्नतापूर्ण, पूर्ण एवं सुखवादी, प्रसन्नतापूर्ण एवं सुखवादी चित्र बनाता था, चित्र बनाता था। कौन बनाता था? फ्रैंगोनार, जॉन ओनेरे फ्रैंगोनार। यह प्रसिद्ध फ्रेंच चित्रकार था जो कि प्रसिद्ध फ्रांस का तो था ही और रोकोको कलाकार था। और यह प्रसन्नतापूर्ण चित्र या सुखवादी चित्र बनाता था। और इसी चित्र के अंतर्गत इसने सुखी परिवार या सुखी मां या हैप्पी फैमिली का चित्र इसने बनाया था। तो दोस्तों इसका माध्यम देखते हैं कि इसका प्रमुख माध्यम क्या था। फ्रैंगोनार का माध्यम क्या था? माध्यम, अब माध्यम के रूप में यह भी तो कैनवास पर तैल ही बनाता था, कैनवास पर तैल।
दोस्तों माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, विषय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। माध्यम कैनवास पर तैल चित्रण करता था और यह भी सभी, चूंकि फ्रांस का था तो इसलिए कैनवास पर तैल चित्रण करता था। प्रमुख चित्र देख लेते हैं। प्रमुख चित्र, जो ऐसे कलाकार हैं जहां पर सिर्फ उनके नाम और उनके समय काल को जानना जरूरी है दोस्तों, वह ज्यादा जरूरी होता है। कारण क्या होता है, जैसे कि फ्रैंगोनार प्रमुख प्रसन्नतावादी चित्र बनाता था, तो यह सीधी सी बात है, प्रसन्न चित्रण को यह करता था। जैसे कि स्नान मग्ना प्रसिद्ध चित्र है इसका, स्नान मग्ना, स्नान मग्ना, यह भी इसका प्रसिद्ध चित्र है। किसका? फ्रैंगोनार का प्रसिद्ध चित्र है स्नान मग्ना, स्नान करती हुई। दूसरा जो है, और यह स्नान मग्ना जो है कैनवास पर तैल है, और यह लूव्र संग्रहालय में यह संग्रहित है। और मैंने आपसे बताया था कि लूव्र संग्रहालय कहां पर है, यह फ्रांस के पेरिस में है। पेरिस, यह पेरिस में है, यह पेरिस में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी इस लूव्र संग्रहालय की 1793 ईस्वी में हुई थी। 1793 ईस्वी में पेरिस की स्थापना, इस लूव्र संग्रहालय की स्थापना हुई थी। दूसरा जो इसका प्रमुख चित्र है दोस्तों, उस चित्रों में सबसे ज्यादा जो है वह है होली प्रसन्न परिवार, प्रसन्न परिवार। कहीं कहीं सुखी मां का चित्र यह भी बनाता था, सुखी मां। तो दोस्तों अगर कोई है सुखी मां का चित्र बनाने में, तो यह भी, यानी कि प्रसन्न परिवार या सुखी मां का चित्र भी इसने भी बनाया था। किसने? फ्रैंगोनार ने। सारदी ने तो बनाया ही था, और फ्रैंगोनार ने भी सुखी मां का चित्र बनाया था। खासकर फ्रैंगोनार प्रसन्न परिवार का चित्र, जो कि मैंने आपसे बताया, जो है हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली का चित्र बनवाया था, सुखी परिवार का। किसने? फ्रैंगोनार का। प्यार का आवाहन, प्यार का आवाहन, आप प्यार का आवाहन भी इसका प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। किसका? फ्रैंगोनार का प्रसिद्ध, चूंकि सुखी चित्रण करता था इसलिए ना था। धोबन, धोबन प्रमुख और भी चित्र हैं। धोबन, धोबन भी इसका प्रमुख चित्र था, जो कि फ्रैंगोनार बनाता था। इसके बाद झूला और कठपुतली जैसे प्रसिद्ध चित्र थे। झूला, कठपुतली आदि, कठपुतली आदि चित्र जो है इसके प्रसिद्ध चित्रों में, फ्रैंगोनार के प्रसिद्ध चित्रों में शुमार किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों कहीं ना कहीं यह प्रसिद्ध चित्रण हम लोगों ने देखा, जो कि हमारी छठी यूनिट जो है वह आपकी छठी यूनिट समाप्त होती है। अब इसके बाद जो इसमें बचता है यथार्थवाद। क्या बचता है? यथार्थवाद। इस यथार्थवाद को हम लोग 7वीं यूनिट में पढ़ेंगे। किस यूनिट पर पढ़ेंगे? 7वीं यूनिट में पढ़ेंगे। और वह 7वीं यूनिट जो है वह है 19वीं सदी, 19वीं सदी के पूर्वार्ध की कला। 19वीं सदी पूर्वार्ध की कला के रूप में हम लोग अगला पढ़ेंगे। अब यह हमारी 7वीं यूनिट होगी, और इस 7वीं यूनिट के अंतर्गत ही हम लोग जो पढ़ेंगे वह नवशास्त्रीयतावाद होगा, स्वच्छंदतावाद होगा, जिसे रोमांसवाद भी कहते हैं, यथार्थवाद है जो कि पीछे वाले में पढ़े थे, नहीं उसी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और बारोक शैली और प्राक राफेलवाद, इन 5 सब टॉपिकों को इस 7वीं यूनिट के अंदर हम लोग करेंगे। इसी के साथ दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो कि आपको अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।
इसी के साथ दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़ने के साथ दोस्तों अपने कंटेंट को पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।